बस आवाज आ रही सबको? यस सर। स्टार्ट करें फिर क्लास? पिछली क्लास में किसी को डाउट? नो सर। चलिए ईआर डायग्राम खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे ईईआर मॉडल which stands for enhanced entity relationship मॉडल। क्लियर है? तो इनहैंस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ये हम पढ़ेंगे आज। ये ईआर डायग्राम का एडवांस वर्जन है। कुछ प्रॉब्लम थी ईआर डायग्राम में, तभी हम क्या कर रहे थे, इसको बनेंगे। सो एक्सटेंडेड ईआर मॉडल हम एक्सटेंड कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ 4 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन, सेकंड वन इज जनरलाइजेशन, थर्ड वन इज एट्रिब्यूट इनहेरिटेंस एंड फोर्थ वन इज एग्रीगेशन। तो वन बाय वन देखते हैं एक एक फीचर। So first one is spatialization. So the process of designating subgroupings or dividing a higher level entity set into a number of lower level entity set on the basis of their specific features is known as spatialization. So the process of designating subgroupings or dividing a higher level entity set into a number of lower level entity set on the basis of their specific features is known as spatialization. That means we have a higher entity and we have a number of lower level entities. So suppose this is lower level 1, this is lower level 2, this is lower level 3, and we have a relationship. It's called is-R relationship. Clear? So it is a top to down approach. It is a top down approach. हम क्या कर रहे हैं कि एक हायर लेवल एंटिटी को हम क्या कर रहे हैं, एक हायर लेवल एंटिटी को हम एक से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटी सेट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक फीचर रहेगा उस बेसिस पे हम हायर लेवल को नंबर ऑफ लोअर लेवल एंटिटी सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सेकंड वन इज जनरलाइजेशन। सो इट इज इन प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग two or more lower level entity sets to make a higher level entity set on the basis of their common features. Again, we have a higher level entity set
we have a relationship called ISA relationship, and we have a number of lower level entity set. Suppose this is lower level 1, this is my lower level 2, this is my lower level third entity set. So it is a bottom up approach. क्लियर है? अब अगर हम टॉप टू डाउन देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक हायर लेवल को n नंबर ऑफ लोअर लेवल एंटिटी में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फीचर। और अगर मेरे पास पहले से लोअर लेवल एंटिटी सेट्स हैं और मैं उनके कॉमन फीचर्स को मिला के मैं एक हायर लेवल एंटिटी सेट बना रहा हूं, सो इट इज नोन एज जनरलाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं, इन लोअर लेवल एंटिटी सेट को जनरलाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन फीचर्स। क्लियर? अब ये स्पेशलाइजेशन बोलो या जनरलाइजेशन बोलो, दोनों में डायग्राम एक ही यूज होता है। वो बस अप्रोच है कि अगर मैं टॉप टू डाउन जा रहा हूं तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। अगर मैं बॉटम टू अप जा रहा हूं उसको हम बोलेंगे जनरलाइजेशन। So in terms of ER diagram, specialization and generalization is depicted by a triangle component labeled is a। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप होती हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक A एंटिटी है, A is a, और इस a करके हम क्या करते हैं, B में, C में और D में हम क्या करते हैं, उनको यूज कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज ISA रिलेशनशिप। क्लियर है? दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ISA रिलेशनशिप। सो दिस रिलेशनशिप, सो कैसे राइट करते हैं, A इज एन टाइप ऑफ, sorry, B is a type of A, C is a type of A, D is again an entity which is of type A. So this is a relationship. Second होती है आपकी has a relationship। यह होगी पहला is a relationship, जिसमें हम बेसिकली यूज करते हैं इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे इज अ रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप जो होती है उसको बोलते हैं हम सेकेंड वन एज रिलेशनशिप। एज अ रिलेशनशिप। तो सेकेंड रिलेशनशिप होती है आपकी एज अ रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। A is an और B is an entity set which is composed of A is which is composed of B। हम क्या करते हैं, कंटेनरशिप यूज करते हैं इस केस में। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट ने दूसरे एंटिटी सेट को पूरी तरह कंटेन किया हुआ है, या एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को टोटली कंटेन किया हुआ है। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं कंटेनरशिप या कंपोज। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो इज अ रिलेशनशिप हमने कहां यूज की, जैसा हमने पढ़ा, इट इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस। क्लियर? So the ISA relationship may also be referred as superclass subclass relationship. So as you've seen from this diagram, this is known as superclass and these are known as subclasses. This is subclass, this is subclass, and this is also a kind of subclass. Clear? So it is known as ISA relationship or superclass subclass relationship. And higher level and lower level entity sets are depicted as Lagrange entity sets, जैसा हम पहले भी डिपिक्ट कर रहे थे, with the help of a rectangle symbol.
चलिए अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। तो एक एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर। So person is an customer, person is a employee। ठीक है, पहला हम रीड कर रहे हैं इसको किस तरह काम करते हैं, सब करते हैं। पर्सन इज अ कस्टमर, पर्सन इज अ एम्प्लॉय। ठीक है, अब अगर मैं टॉप टू डाउन जाऊं, ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, अगर मैं टॉप टू डाउन जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं, स्पेशलाइज कर रहा हूं कि पर्सन इज एन कस्टमर एंड पर्सन इज एन एम्प्लॉय। ठीक है, सो एवरी पर्सन हैव नेम, स्ट्रीट एंड सिटी एट्रीब्यूट। ठीक है, whereas customer have name, city and street attribute along with a customer ID. Similarly, employee have attributes as name, street, city and employee ID and salary. Clear? So what are the distinct features? So these are the distinct features, or you can say the specific features। ठीक है, these are the some specific or distinct features which lower level entity sets have। और अगर मैं bottom to up जाऊं, so it is known as generalization। ठीक है, जनरलाइजेशन मीन्स अब मेरे पास अगर पहले से एंटिटी सेट्स हैं कस्टमर एंड एम्प्लॉय, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स मैं क्या कर रहा हूं, स्पेशलाइज जनरलाइज कर रहा हूं एक पर्टिकुलर एंटिटी में कि कस्टमर इज एन पर्सन एंड एम्प्लॉय इज आल्सो एन पर्सन। सो दीज आर माय कॉमन फीचर। On the basis of their common features मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ लोअर लेवल एंटिटी सेट्स को एक हायर लेवल एंटिटी सेट में मैं क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। क्लियर है, समझ में आ रहा है जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन? यस सर। तो पर्सन एंटिटी सेट्स में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? सर 3। दैट इज नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। कस्टमर के पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं? सर 3, सॉरी 1 है सर, 1 है। कस्टमर के पास है 4 एंटिटी, 4 एट्रीब्यूट्स। कस्टमर हैव कस्टमर आईडी, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। 3 जो है ऊपर से इनहेरिट होके आ रहा है। क्लियर है? सो कस्टमर एंटिटी सेट्स के बाद कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? 4। दैट इज कस्टमर आईडी which is unique for every customer, then name, then street, then city। एम्प्लॉय के पास कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? 5। That is employee ID which is unique for every employee, salary, name, street and city। So out of these 5 attributes, which are the specific attribute of employee ID and salary? Employee ID and salary। And what are the common attributes in both customer and employee? Name, street, city। Name, street and city। Clear? Very good। Second example देखते हैं। So second example is account is an checking account, account is an savings account। So we have 2 types of accounts, checking account and saving account। What are the distinct features in checking account and saving account? What are the distinct or specific features in checking account and saving account? सर चेकिंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट अमाउंट है और सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट जो है वो चेकिंग अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है।
ठीक है। इंटरेस्ट रेट सिर्फ किसमें मिलता है, सेविंग अकाउंट में ही मिलता है और किसी अकाउंट में नहीं मिलता है। सिमिलरली चेकिंग अकाउंट के पास एक स्पेशल फीचर है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट अमाउंट। इसमें हम ओवरड्राफ्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं रहता है, वहां पे एक लिमिट रहती है कि हमें इतना ही निकालना है, उसके आगे और नहीं निकाल सकते। बट चेकिंग अकाउंट एंड स्पेशल अकाउंट बोथ हैव अकाउंट नंबर एज वेल एज बैलेंस। ठीक है, दोनों में बैलेंस होगा, दोनों में कोई ना कोई अकाउंट नंबर होगा। सो these two are the common features, and this is a specific feature of checking account, this is a specific feature of savings account. क्लियर? अगर मैं आ रहा हूं टॉप टू बॉटम, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो मैं कर रहा हूं स्पेशलाइजेशन, अगर मैं आ रहा हूं बॉटम टू अप तो जनरलाइजेशन, हम कर रहे हैं जनरलाइजेशन। So as a third example, consider an ER diagram in which is the higher level entity side? student. So student is an higher level entity side, or it is also known as super class entities, and where these two are lower level entity sets, or you can say our subclass entity sets. Clear? Now student is an undergraduate student, student is an postgraduate student. ठीक है, so every student have student ID as well as student name, but undergraduate student have some discipline. ठीक है, discipline, or you can say the branch. तो अगर आप जैसे अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास क्या क्या डिसिप्लिन हैं, हमारे पास है सीएस, हमारे पास है आईटी, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, ये कुछ क्या हमारे पास डिसिप्लिन हैं। वेयर एज पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के पास क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, कि स्पेशलाइज इन डेटा साइंस, स्पेशलाइज इन मशीन लर्निंग, स्पेशलाइज इन आईओटी और स्पेशलाइज इन स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या हो जाता है, उनके पास अलग एट्रीब्यूट होता है, which is an distinct features of postgraduate student. Clear? चलिए 3 एग्जांपल मैंने बताया, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन एग्जाम में आता है तो लिख पाएंगे? Yes, sir. अब आता है डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्पेशलाइजेशन में इट इज एन टॉप डाउन अप्रोच, जनरलाइजेशन इज एन बॉटम अप अप्रोच। क्लियर? सेकंड जो है वो है डेफिनेशन, है ना। सो डेफिनेशन हमने जो पढ़ी कि स्पेशलाइजेशन स्टेम्स फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी सेट। हम क्या कर रहे हैं, एक एंटिटी सेट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस निकाल रहे हैं अमंग एंटिटीज विद इन दी सेट बाय क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। हम क्या कर रहे हैं, एक एंटिटी सेट से नंबर ऑफ लोअर लेवल एंटिटी सेट्स बना रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डिफरेंट फीचर्स और डिस्टिंक्ट फीचर्स और स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेशलाइजेशन। और जनरलाइजेशन proceeds from the recognition that a number of entity sets which is known as lower level entity sets share some common feature। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन फीचर्स ले रहे हैं और उसे हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग सब ग्रुपिंग्स विद इन एन एंटिटी सेट, मतलब विद इन मतलब हमारे पास एक एंटिटी सेट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सब ग्रुपिंग निकाल रहे हैं, 2, 3rd and 4th सब ग्रुपिंग निकाल रहे हैं। इस नोन एज स्पेशलाइजेशन। और दूसरा है
जनरलाइजेशन में द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग ग्रुपिंग्स फ्रॉम वेरियस एंटिटी सेट्स, दैट मींस मेरे पास एंटिटी सेट्स हैं कुछ और उनमें से मैं क्या कर रहा हूं, एक हायर लेवल एंटिटी सेट में क्या कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं। सो इट इज नोन एज जनरलाइजेशन। और भी वही लिख रहा है कि जनरलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ सबसेट ऑफ हायर लेवल एंटिटी सेट्स टू फॉर्म अ लोअर लेवल एंटिटी सेट्स। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक एंटिटी सेट से मैं क्या कर रहा हूं, सबसेट निकाल रहा हूं, एक एंटिटी सेट के सबसेट्स निकाल रहा हूं। जबकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यूनियन निकाल रहा है उन सेट्स का। जनरलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग द यूनियन ऑफ टू और मोर डिसजॉइंट और लोअर लेवल एंटिटी सेट्स टू प्रोड्यूस ए हायर लेवल एंटिटी सेट। हमारे पास n नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूं, यूनियन कर रहा हूं और हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज जनरलाइजेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे 3-4 पॉइंट बना के एक एग्जांपल भी आप क्या करेंगे, डायग्राम के साथ डाल देंगे आप। क्लियर है, हो जाएगा। अब देखिए थर्ड जो है वो है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो एट्रीब्यूट से हायर लेवल सेट के वो क्या होंगे, लोअर लेवल सेट में इनहेरिट होके आएंगे, व्हिच इज नोन एज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। So a crucial property of the higher and lower level entity set created by specialized generalization is attribute inheritance. So the attributes of higher level entity set are said to be inherited by all the lower level entity sets. तो अगर मैं यहाँ पे एक एंटिटी सेट क्रिएट कर रहा हूँ A, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ इज अ रिलेशनशिप, और मेरे पास B, C और D तीन लोअर लेवल एंटिटी सेट्स मिल रहे हैं, तो इसमें अगर कोई एट्रीब्यूट A है तो ये एट्रीब्यूट इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। क्लियर है, ये हमने पहले ही एग्जांपल में देख लिया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कंस्ट्रेंट्स ऑन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं इन स्पेशलाइज्ड जनरलाइजेशन में, वो हम देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स मींस रूल्स हैं कुछ, और ये रूल्स हमें तब काम आएंगे जब हम क्या करेंगे, ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में जब हम कन्वर्ट करेंगे। अल्टीमेटली हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं तो हम इन रूल्स को क्या करते हैं, उस समय अप्लाई करते हैं हमारे डेटाबेस में। सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है, और फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रेंट इज कंडीशन डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो पहला देखते हैं कंडीशन डिफाइंड। कंडीशन डिफाइंड मींस in condition defined lower level entity sets membership is evaluated on the basis of whether or not an entity satisfy a explicit condition or predicate। मतलब मेरे पास कोई explicit condition है। तो ये जो पहला कैटेगरी हम देख रहे हैं ये है मेंबरशिप के लिए, ठीक है। मेंबरशिप मतलब अगर मेरे पास स्पेशलाइज्ड जनरलाइजेशन हायरार्की दी हुई है तो कौन सा हायर लेवल एंटिटी कौन से लोअर लेवल एंटिटी सेट्स को बिलोंग करता है, वो कौन से लोअर लेवल एंटिटी सेट का मेंबर है हायर लेवल एंटिटी, ये मैं क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। तो इस मेंबरशिप इवैल्यूएशन में दो टाइप होते हैं, पहला होता है कंडीशन डिफाइंड, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। तो कंडीशन डिफाइंड में मेरे पास ऐसे कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जिसमें मैं बताऊं कि ये हायर लेवल एंटिटी सेट इस लोअर लेवल सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। Account is an checking account, account is an saving account। क्लियर, ये मेरे पास स्पेशलाइज्ड जनरलाइजेशन दिया है। अब मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अकाउंट अंडरस्कोर टाइप, और मेरे पास कंडीशन हो सकती है कि अकाउंट अंडरस्कोर टाइप दैट इज इक्वल टू चेकिंग अकाउंट, तभी किसको बिलोंग करेगा, चेकिंग अकाउंट को। और अगर मेरे पास कंडीशन है अकाउंट अंडरस्कोर टाइप दैट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट, तो यहां पर है मेरे पास सेविंग अकाउंट। ये दो कंडीशन है मेरे पास, पहली कंडीशन है चेकिंग अकाउंट की, दूसरी कंडीशन है सेविंग अकाउंट। तो मेरे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है
जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू से मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेंबरशिप डिफाइन कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर जो अकाउंट है, ये अकाउंट मेरा या तो चेकिंग अकाउंट में आएगा या तो मेरा सेविंग अकाउंट में आएगा। मतलब एक एंटिटी मेरी या तो चेकिंग होगी या तो सेविंग होगी, ठीक है। तो कौन सी होगी, ये मैं क्या कर रहा हूं, एक एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन कर दिया और उस एट्रीब्यूट की मैं कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं कि अगर वो चेकिंग अकाउंट है तो चेकिंग अकाउंट हो जाएगा वो, अगर मैं सेविंग अकाउंट खोलता हूं तो वो हो जाएगा सेविंग अकाउंट, मतलब उसमें मेरे पास इंटरेस्ट रेट दिखाना है। क्लियर है? सेकंड है यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड के लिए सब कोई एट्रीब्यूट नहीं है। यूजर डिफाइंड लोअर एंटिटी सेट्स आर नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय अ मेंबरशिप कंडीशन। मतलब मेरे पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिससे मैं बता पाऊं कि वो पर्टिकुलर जो हायर लेवल सेट्स है वो कौन से लोअर मेंबर कर रहा है। सो रादर द डेटाबेस यूजर असाइंस, मतलब अब मेरे पास यूजर के ऊपर दे दिया है कि कौन सा हायर को कौन से लोअर में मुझे क्या करना है, डालना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज अ कस्टमर। फिर मैंने एम्प्लॉय की 3 कैटेगरी की, ऑफिसर, टेलर एंड सेक्रेटरी, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर। पर्सन इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज एन ऑफिसर, एक से ज्यादा लेवल दिख रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा, क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखें कि पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर, ये जनरलाइजेशन स्पेशलाइज्ड हायरार्की हो गई, ठीक है। अब एम्प्लॉय इज एन ऑफिसर, एम्प्लॉय इज एन टेलर, एम्प्लॉय इज एन सेक्रेटरी, ऑफिसर, टेलर, सेक्रेटरी ऑल आर एम्प्लॉइज, ठीक है। अब किसको मैं ऑफिसर क्रिएट करूंगा, किसको मैं टेलर क्रिएट करूंगा, किसको मैं सेक्रेटरी क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसके लिए अगर मेरे पास यहां पे एक एट्रीब्यूट होता एक्सपीरियंस, ठीक है, और मैं उसमें कंडीशन डालता, काम करते हैं तो छोटा लिखता हूं एक्सपीरियंस, और मैं यहाँ पे कंडीशन डालता कि इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 5 देन ये क्या हो जाएगा आपका, टेलर हो जाएगा, सॉरी ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो मैं उसे क्या कर दूंगा, सेक्रेटरी कर दूंगा, और एल्स मैं उसे क्या कर दूंगा, टेलर में कर दूंगा, मतलब वो नॉर्मल एम्प्लॉय है। तो अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नाम का एट्रीब्यूट होता तो हम क्या करते हैं, हम उसको मेंबरशिप डिवाइड कर सकते थे उस कंडीशन पे कि एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 5 तो वो ऑफिसर है, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 10 तो वो सेक्रेटरी है, एक्सपीरियंस इज लेस देन 5 तो क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है और मैं ये डिसीजन मैनेजमेंट पे छोड़ता हूं या डेटाबेस यूजर पे छोड़ता हूं कि वो कौन से एम्प्लॉय को सेक्रेटरी बनाना चाहे, कौन से एम्प्लॉय को टेलर बनाना चाहे, कौन से एम्प्लॉय को ऑफिसर क्रिएट करना चाहे, तो वो आ जाता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट। अब यूजर जो है, डेटाबेस यूजर जो है वो क्या कर सकता है, इस एम्प्लॉय की एंटिटी को ऑफिसर क्रिएट कर सकता है, टेलर क्रिएट कर सकता है, सेक्रेटरी क्रिएट कर सकता है, क्लियर है। तो वो हो जाएगा मेरा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट। आ रहा है समझ में, कंडीशन डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड। Yes. आगे बढ़ू मैं, कंडीशन डिफाइंड में हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी कुछ कंडीशंस पे हम क्या कर रहे हैं, जिनकी कुछ कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं कि ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा एंटिटी सेट मेरा हायर लेवल का है या कौन सा मेरा लोअर लेवल का है। तो कंडीशन डिफाइंड मतलब मेरे पास कोई ना कोई कंडीशन डिफाइंड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसमें मैं कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ,
क्लियर है? और अगर मेरे पास एट्रीब्यूट नहीं है, मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो अब डेटाबेस यूजर के पास ऑप्शन है कि वो एम्प्लॉय को ऑफिसर बनाए, टेलर बनाए, सेक्रेटरी बनाए। फॉर एग्जांपल, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जब क्लास में सीआर बनाने की बारी आती है तो हम कुछ कंडीशन रखते हैं, है ना? कंडीशन क्या रखते हैं कि जो भी टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे है हम उसको सीआर बना देते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास एक कंडीशन होती है। और अगर कोई नहीं बनना चाहता कि भैया मैं बनना नहीं चाहता, टॉप 10 में कोई नहीं बनना चाहता, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक स्टूडेंट को उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम सीआर बोल देते हैं। तो वो हो जाता है यूजर डिफाइंड कि मैंने तुमको बना दिया सीआर, मतलब ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको बनाऊंगा। क्लियर है? सेकंड कंस्ट्रेंट देखते हैं। So second kind of constraint relate to whether or not entity may belong to more than one low latent sets within a single generalization or specialization। मतलब अब ये कंस्ट्रेंट जो है ये ऐसा कंस्ट्रेंट है कि एक पर्टिकुलर हायर लेवल एंटिटी सेट एक लोअर को बिलोंग कर रहा है कि एक से ज्यादा लोअर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है? मतलब मेरा जो हायर लेवल एंटिटी सेट है वो एक को भी बिलोंग कर सकता है, दो को भी बिलोंग कर सकता है, तीन को भी बिलोंग कर सकता है। तो इसमें आता है दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स। पहला आता है डिसजॉइंट, दूसरा आता है ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है? disjoint constraint means a disjoint constraint requires an entity belong to no more than one lower level entity set। मतलब एक हायर एक ही लोअर को बिलोंग करता है। ओवरलैपिंग मींस एक हायर मोर देन वन लोअर लेवल एंटिटी सेट्स को बिलोंग करता है। ठीक है? ऑन डिफॉल्ट क्या बता रहा है? ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट्स इज द डिफॉल्ट केस। मतलब अगर मैं ईआर डायग्राम में कुछ भी मेंटेन नहीं करूं तो वो हो जाएगा ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अकाउंट इज एन चेकिंग अकाउंट, अकाउंट इज एन सेविंग अकाउंट। ठीक है? तो आप कोई अकाउंट जो है वो या तो चेकिंग अकाउंट हो सकता है या तो वो सेविंग अकाउंट हो सकता है। दोनों हो सकता है क्या? दोनों हो सकता है। मतलब मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ये अकाउंट नंबर या तो किसी न किसी चेकिंग अकाउंट का होगा या तो किसी न किसी सेविंग अकाउंट का होगा। दोनों तो हो नहीं सकता। So that is why it is known as disjoint constraint। That means higher level entity set must belong to only one lower level entity set। So this is disjoint constraint। सेकेंड देखते हैं ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है? सो ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट्स हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय इज एन ऑफिसर, टेलर और सेक्रेटरी। अब कोई एम्प्लॉय जो है वो ऑफिसर और टेलर दोनों भी हो सकता है ना? एक एम्प्लॉय ऑफिसर को भी हो सकता है, टेलर भी हो सकता है। कोई एम्प्लॉय ऑफिसर और सेक्रेटरी दोनों भी हो सकता है। कोई एम्प्लॉय टेलर और सेक्रेटरी भी हो सकता है। ठीक है? मतलब वन हायर लेवल एंटिटी, वन हायर लेवल एंटिटी belong to more than one lower level entity। उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। तो ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट को हम डिनोट नहीं करते हैं किसी किसी बुक में। यहां पर हम जैसे यहां पे हम डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं, अलग बुक में ये क्या करता है, डी करके भी बिलोंग करता है। ठीक है? और
यहाँ पर अब ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट में या तो हम ओ लिखते हैं या तो किसी किसी बुक में ऐसा एरो करके भी दिया रहता है। एरो दिया हुआ मतलब वो एक से ज्यादा एंटिटी सेट को ही बिलोंग करता है। क्लियर है? तो अलग अलग बुक का अलग अलग नोटेशन है। तो बाय डिफॉल्ट इट इज ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। अगर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता हूं सो इट इज एन ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है? फॉर एग्जांपल पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग होगा कि डिसजॉइंट होगा? ओवरलैपिंग होगा कि डिसजॉइंट होगा? ओवरलैपिंग। एग्जाम डायग्राम में क्या दिया, ओवरलैपिंग की डिसजॉइंट? मेंशन मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ओवरलैपिंग। दैट मींस पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, साथ ही साथ वो कस्टमर भी हो सकता है ना? तो एक पर्सन जो हम ईआर डायग्राम मेंटेन कर रहे हैं वो एक पर्सन आईडी जो होगी वो एम्प्लॉय भी हो सकती है, वो कस्टमर भी हो सकता है। मतलब एम्प्लॉय भी कस्टमर बनके परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए थर्ड कंस्ट्रेंट हम लिखते हैं व्हिच इज नोन एज कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, और ये कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट हमने उसमें भी देखा था किसमें, ईआर डायग्राम में। इसमें आता है दो टाइप का कंस्ट्रेंट अगेन, टोटल जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एंड पार्शियल जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, टोटल मींस ईच हायर लेवल एंटिटी सेट मस्ट बिलोंग टू अ लोअर लेवल एंटिटी सेट। मतलब हायर लेवल सेट जो है वो किसी न किसी लोअर लेवल सेट को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो उसको हम बोलेंगे टोटली पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन, हायर लेवल सेट। सारे हायर लेवल किसी न किसी लोअर लेवल को बिलोंग कर रहे हैं। Partial means some higher level entities may not belong to any lower level entity set, and this is the default case. कौन सा? पार्शियल जनरेशन। मतलब कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो टोटल जनरलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं डबल लाइन, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल लाइन। देखते हैं डायग्राम में। So account is an checking account, account is an saving account। ठीक है, तो अकाउंट जो है या तो चेकिंग अकाउंट होगा, अकाउंट है तो या तो सेविंग अकाउंट होगा। अगर मेरे पास दो ही टाइप के अकाउंट है तो अकाउंट या तो चेकिंग अकाउंट होगा या तो सेविंग अकाउंट होगा। दैट मींस इट इज एन टोटल जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। सारे के सारे अकाउंट नंबर या तो चेकिंग में आएंगे या तो सेविंग में आएंगे। Clear? And also it is a disjoint स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अकाउंट या तो चेकिंग अकाउंट होगा या तो सेविंग अकाउंट होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी मेंशन कर देते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड देखते हैं, पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज एन कस्टमर। अब ऐसे भी कुछ पर्सन हो सकते हैं जो ना तो एम्प्लॉय है ना तो कस्टमर है। Clear? Similarly, employees and officer, tailor and secretary। अब ऐसे भी एम्प्लॉय मेरे पास कंपनी में हो सकते हैं जो ना तो ऑफिसर है, ना तो टेलर है, ना तो सेक्रेटरी है। So both the case it is partial generalization and specialization। So single line denotes partial generalization and specialization। Clear? फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में कोई डाउट, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है, बन जाएगा? Yes, sir. So one limitation of ER model is that it cannot express relationships among relationships। तो रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे पास क्या है, एक एंटिटी सेट है E1, एक एंटिटी सेट है E2। इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप सेट लगाते हैं R। दिस इज माय नॉर्मल ER डायग्राम।
but we cannot express the relationship among relationships. R1 और R2 में अगर मैं कोई रिलेशनशिप R3 लेता हूं तो ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने याद डायग्राम। अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसके जितने भी पार्टिसिपेटिंग होंगे वो क्या होंगे, एंटिटी सेट्स ही होंगे, रिलेशनशिप सेट में इंक्लूड नहीं कर सकता। क्लियर है? सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ER diagram. And aggregation is an abstraction through which relationships are treated as higher level entity set. अब इसका एग्जांपल है। सो मेरे पास एक ER डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ER डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच एंड हैज ए स्पेसिफिक जॉब ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। मतलब मेरे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी सेट्स हैं जिसमें मेरे पास सेट ऑफ एम्प्लॉयज हैं, मेरे पास एक ब्रांच एंटिटी सेट है जिसमें मेरे पास सेट ऑफ ब्रांचेस दी हुई हैं, मेरे पास एक जॉब एंटिटी सेट्स हैं जिसमें हम पर्टिकुलर जॉब टाइटल्स या जॉब स्पेसिफिक जॉब रोल्स हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। सो देयर इज एन टर्नरी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन branch and has a specific job on that particular branch. क्लियर है? यहां तक तो ये डायग्राम बिल्कुल भी ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a set of entities जिसको हम बोलेंगे मैनेजर्स, उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि वो मैनेजर क्या करेगा, असाइन करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से ब्रांच में क्या काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये मेंटेन करूं, ठीक है, काम करते हैं, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। मेरे पास है एम्प्लॉय, मेरे पास है ब्रांच, और मेरे पास है जॉब। So employee works on a branch and has a specific job, ठीक है। तो अब अगर मैं वर्क्स ऑन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वर्क्स ऑन की बात करूं तो वर्क्स ऑन में मेरे पास क्या क्या है, यहां लिख देते हैं वर्क्स ऑन। ये जो रिलेशनशिप है इसमें मेरे पास क्या है, एक तो है एम्प्लॉय सपोज E1, दूसरा है ब्रांच सपोज B2 में काम कर रहा हूं, और मेरे पास है जॉब सपोज वो J5 में काम कर रहा है, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसे सेट्स हैं, E2 काम कर रहा है सपोज B3 में, उसको जॉब टाइटल मिला है सपोज J2, तो ऐसा मेरे पास रिलेशनशिप है, ठीक है। मेरे पास जो सेट है वर्क्स ऑन में मेरे पास क्या है, उसमें एम्प्लॉय है, मेरे पास ब्रांच है, मेरे पास जॉब। अब मेरे पास अ सेट ऑफ एंटिटीज आ जाते हैं, या हम सेट ऑफ मैनेजर्स बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर एंटिटी सेट, जो ये मैनेज करे कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से ब्रांच में वर्क करेगा, उसका क्या जॉब टाइटल रहेगा उस पर्टिकुलर ब्रांच में, वेदर इट इज ए मैनेजर, वेदर इट इज ए नॉर्मल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर अलॉटमेंट है कौन करेगा, मैनेजर करेगा। तो क्या मैं इससे मैनेज कर सकता हूं, ऐसा मैनेजर मैनेजेस, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप्स। क्लियर है? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अवर ER डायग्राम। आ रहा है समझ में? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अवर ER डायग्राम, that it cannot express relationship among relationships. यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट नहीं यहां तक? Yes, sir.
अब मैं ऐसा मेंटेन नहीं कर सकता, तो क्या मैं ऐसा मेंटेन कर सकता हूं? मैनेजर manages employee, branch and job title। कि मैनेजर मैनेज कर रहा है, मैनेजर इज मैनेजिंग विच एम्प्लॉय हैज विच allotted to which branch and have a particular job on that particular branch। कर सकता हूं मैं, ऐसा ही कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास जो रिलेशनशिप है वो हम एंटिटी सेट में ही बिल्ड कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं कर सकते। क्लियर? सो दिस डायग्राम हैज a redundant relationships, redundant relationships। redundancy का क्या मतलब पढ़ा था हमने? Sir, duplication. वेरी गुड, डुप्लीकेशन। तो अब अगर हम देखें मैनेजर्स के बारे में, तो मैनेजर्स जो है इसमें मेरे पास क्या क्या होगा? मेरे पास होगा E1, B2, J5, और इसको कौन अलॉट किया? तो अलॉट किया है M1। कौन से मैनेजर ने इसको अलॉट किया कि एम्प्लॉय E1 ब्रांच B2 और J5 जॉब मेंटेन करेगा, इसने असाइन किया है M1। सेकेंड हम सेट देखें तो सेकेंड हमारे पास E2 B3 में वर्क करेगा, क्या जॉब टाइटल रहेगा? J2, इसको असाइन किया है M2 ने। क्लियर? सो वी हैव अ डेटा रिडंडेंसी कि ये जो E1 B2 J5 यहां भी मेंटेन है, E1 B2 J5 यहां भी मेंटेन है, सिमिलरली E2 B3 J2 यहां भी मेंटेन है, और E2 B3 J2 यहां भी मेंटेन है। तो दो जगह मेरे पास क्या है? सेम डेटा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिडंडेंट रिलेशनशिप्स। ये जो रिलेशनशिप है और ये जो रिलेशनशिप है, दोनों एक ही चीज मेंटेन कर रही है। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी हो रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, अगेन इट इज एन प्रॉब्लम इन ईआर मॉडल। सो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एग्रीगेशन। इन एग्रीगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं? एम्प्लॉय, ब्रांच and has a specific job on that particular branch। So employee works on branch and has a specific job on that particular branch। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इन एग्रीगेशन, दिस डायग्राम में हम क्या करते हैं? इस डायग्राम को हम टर्म करते हैं एज ए हायर लेवल एंटिटी सेट, और इस एंटिटी सेट के साथ हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, मैनेजेस, और फिर हम एक एंटिटी सेट लेते हैं मैनेजर। सो दिस इज द ईआर डायग्राम with aggregation। क्लियर? तो अब देखेंगे तो ये भी मेरे पास एक एंटिटी सेट है मैनेजर, और ये मेरे पास एक एंटिटी सेट है जिसको हम पूरा ये डायग्राम टर्म कर रहे हैं। तो दिस एंटिटी सेट इज टर्म्ड एज E1, दिस एंटिटी सेट इज टर्म्ड एज E2। इस E1 और E2 के मेरे पास एक रिलेशनशिप सेट है जिसको हम बोल रहे हैं मैनेजर्स। क्लियर है? अब मेरे पास जो प्रॉब्लम थी कि मैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पा रहा था, सो विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन हम क्या कर रहे हैं? एक ईआर डायग्राम को टर्म कर रहे हैं एज एन हायर लेवल एंटिटी सेट। सो दिस E1 इज नोन एज
हायर लेवल एंटिटी सेट और एक एंटिटी सेट पास नॉर्मल एंटिटी सेट है विच इज E2। इन दोनों के बीच मैंने क्या किया है, रिलेशनशिप बनाई है विच इज कॉल्ड मैनिफेस्ट। क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया था ये था मेरे पास ER डायग्राम विथ रिडंडेंट रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में रिडंडेंसी थी, ठीक है। और ये जो ER डायग्राम है ये है विथ एग्रीगेशन, जिसमें दिस इज नोन एज हायर लेवल एंटिटी सेट। ये डायग्राम मैंने गलत बनाया ना, क्या गलत है कोई बता सकता है? इसको आप कर देंगे डैश लाइन से ना। एग्रीगेशन में जब भी हम यूज करते हैं तो हम हायर लेवल सेट को डैश लाइन के साथ देते हैं, इसको आप हटा देंगे। क्लियर है? तो दिस इज द ER डायग्राम विथ एग्रीगेशन। So this will complete your first unit। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि ड्रॉ द ER डायग्राम फॉर बैंकिंग इंटरप्राइज। तो ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है, देख रहा है डायग्राम सबको? देखिए कस्टमर लोन, इसके बीच में रिलेशनशिप दिया है बारोअर, लोन पेमेंट इसके बीच में दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, लोन पेमेंट ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ये है मेरा वीक एंटिटी सेट, ये है मेरा आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट और पेमेंट वीक एंटिटी सेट। फिर है लोन ब्रांच, कस्टमर एम्प्लॉय के बीच में एक है कस्टमर बैंक का रिलेशनशिप। फिर एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय, ये रिकर्सिव रिलेशनशिप जिसमें रोल लेंथ दिया हुआ है मैनेजर वर्कर, ठीक है। फिर दिया है कस्टमर डिपॉजिटर अकाउंट, तो कस्टमर जो है अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, किस दिन डिपॉजिट कर रहा है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट दिया है। अकाउंट इज एन चेकिंग अकाउंट इज एन सेविंग अकाउंट, ये मेरे पास स्पेशलाइजेशन जनरेशन हायरार्की भी दी हुई है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट मींस you have a concept of regular entities, you have the concept of weak entity set। कौन सा है वीक एंटिटी सेट? ये है मेरे पास वीक एंटिटी सेट, ठीक है। ये है मेरे पास आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, फिर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्राइम एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में था सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। कौन सा मल्टी वैल्यूड है इसमें कोई बता सकता है? यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट अंडरस्कोर डिपेंडेंट नेम दिया हुआ है, दिस इज एन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डबल लाइन दिया हुआ है उसमें, मतलब एक एम्प्लॉय के एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, उनके एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। फिर ये है आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? एम्प्लॉय अंडरस्कोर लेंथ, कितना उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, कितने दिन का एम्प्लॉय लेंथ कंप्लीट कर चुका है, दैट इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये डे बाय डे चेंज होगा। तो सिंगल वैल्यूड भी दिया है, मल्टी वैल्यूड दिया है, सिंपल एट्रीब्यूट भी दिया है, सॉरी हाँ सिंपल भी दिया है, कंपोजिट एट्रीब्यूट भी दिया है कहीं कि नहीं दिया है? कंपोजिट एट्रीब्यूट यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है। फिर है स्टोर्ड एंड डिराइव्ड, तो स्टोर्ड बहुत सारे दिए हैं, डिराइव्ड को एक ही दिख रहा है। नल एट्रीब्यूट, तो नल एट्रीब्यूट भी कहीं नल एट्रीब्यूट भी दिख रहा है मेरे को, और प्राइम एट्रीब्यूट भी दिख रहा है। जितने भी अंडरस्कोर किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, दैट इज एन प्राइम एट्रीब्यूट। और मेरे पास यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटर भी दिख रहा है, दिस इज ये जो डैश लाइन में दिया हुआ है, दिस इज एन डिस्क्रिमिनेटर, और यू कैन से द पार्शियल की ऑफ वीक एंटिटी सेट।
क्लियर है? रिकर्सिव रिलेशनशिप दिया है, बाइनरी रिलेशनशिप दिया है, रोल नेम्स दिया है यहाँ पर आपको, तो सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक ही डायग्राम में आपको समझाया है आपको बुक में। क्लियर है? तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको यूज कराई थी वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, एंटिटी सेट, वीकेंड सेट, रिलेशनशिप सेट, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट, प्राइमरी की, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप। देखिए वन टू वन में दोनों साइड में क्या दिया है, एरो दिया है, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, दिस इज वन टू वन। और जहां दोनों में नहीं दिया है वो मैनी टू मैनी हो गई, और मैनी टू वन मतलब जहां पे एरो दिया है वो वन हो जाएगा, जहां पे नहीं दिया वहां पे मैनी हो जाएगा। ये बताया था मैंने आपको। ये देखिए रोल इंडिकेटर दिया है, टोटल जनरलाइजेशन, डिसजॉइंट दिया है, ईजा रिलेशनशिप दिया है, कार्डिनलिटी लिमिट्स दिया है, डिस्क्रिमिनेटर का दिया है, डिराइव एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एन एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये सारे नोटेशंस हो गए जो हमने यूज किए हैं अभी तक, और ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो यूनिवर्सिटी में आते हैं। शॉर्ट नोट्स आता है आपका, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स, सारे कंस्ट्रेंट्स ये देखने को। या तो ऐसा पूछता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रेंट बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएट पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, एक्सप्लेन एग्रीगेशन पूछता है, और इनहेंस एंटिटी मॉडल भी पूछता है। ये सब जो यूनिवर्सिटी में पूछते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईआर मॉडल, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्लियर है? किसी कोई डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए फटाफट अटेंडेंस देंगे। तो दिस विल कंप्लीट आवर यूनिट नंबर 1। कल हम एक क्लास और बची है, उस क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं क्वेश्चन। क्लियर है? सो सेक्शन ए में स्टार्ट कर रहा हूं पहले मैं। रोल नंबर 11 एब्सेंट, रोल नंबर 12 एब्सेंट, roll number 18, roll number 19, roll number 20, roll number 21, roll number 22, all are absent. Roll number 26, roll number 27, both are absent. 35 is absent. Roll number 40, 41, 42, all are absent.